हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर प्राची। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन इज हाई ब्लड प्रेशर एंड हाइपोटेंशन इज लो ब्लड प्रेशर। अब अपन हाई और लो तब इंडिकेट कर सकते हैं जब अपने को नॉर्मल रेंज पता हो बीपी की। सो नॉर्मल रेंज जनरली देखा जाए तो 120/80 कंसिडर की जाती है, लेकिन ये भी एज के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस एज में क्या बीपी हो तो उसे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। एट न्यू बॉर्न, जब वो बेबी बर्थ लेता है तो न्यू बॉर्न का जो बीपी होता है वो 70/40 mmHg होता है एंड वो उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है। Then after 1 month, it is 80/45 mmHg. After 6 months, it is 90/50 mmHg. And after 1 year, it is 95/55 mmHg. फिर उसके बाद प्यूबर्टी की एज से लेके 50 ईयर्स तक 120/80 mmHg is considered as normal blood pressure. After 50 years, it is 140/85 mmHg. Then after 70 years, it is 160/90 mmHg, and after 80 years, it is 180/95 mmHg. और ये बीपी नॉर्मल कंसिडर किया जाता है एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि बढ़ती हुई एज के साथ ब्लड को ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है ताकि बॉडी फंक्शनिंग अच्छे से हो सके। अब अपन बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन के बारे में कि क्या सिम्टम आए तब आपको अपना बीपी मेजर करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन इज सीवियर हेडेक। पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, ऐसा लगेगा कि उसका सर ही फट जाएगा। उसके बाद में हेडेक के बाद आते हैं विजुअल चेंजेस। या तो बिल्कुल अंधेरा आ सकता है आंखों के आगे, या फिर फ्लिकरिंग ऑफ लाइट फील हो सकती है कि अलग अलग तरह की लाइट्स दिख रही है, कुछ अलग से शेड दिख रहा है, या फिर ब्लड विजन हो सकता है। इसके बाद आता है चेस्ट पेन एंड एंजाइटी। पेशेंट को घबराहट हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, एंड उसके बाद में नोशिया एंड वॉमिटिंग। अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो नोशिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है पेशेंट को। और सीवियर एंड सडन बीपी इंक्रीज होने पे पेशेंट को नोज ब्लीड एंड ब्लड इन यूरिन भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर आपको ये सिम्टम दिखते हैं देन यू मे गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस और यू शुड मेजर योर बीपी एट दैट टाइम। इसके बाद बात करते हैं अपन हाइपोटेंशन के सिम्टम्स के बारे में। हाइपोटेंशन में बीपी कम हो जाता है तो बॉडी की फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी, इसलिए पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। अगर पेशेंट बैठा है और बैठे हुए से एकदम से उठ रहा है, लेटे हुए उठ रहा है और उस टाइम एकदम सडन चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है, डिजीनेस फील हो रही है, विजन ब्लड हो रहा है, उसके बाद में पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, या फिर एक्सेसिव वीकनेस और अनस्टडीनेस फील हो रही है कि पेशेंट को लग रहा है अगर वो खड़ा रहा तो वो गिर जाएगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं हाइपोटेंशन के। अब बात आती है हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो कारण जानने से पहले अपन जानते हैं हाइपरटेंशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से अब होता है, या फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो बीपी बढ़ता है उसे प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। लाइक आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वर्कआउट कर लिया या कोई सडन स्ट्रेस आ गया आपके एंड उसके बाद बीपी बढ़ गया, कुछ काम करने के बाद बीपी बढ़ गया, तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी की वजह से बीपी बढ़ रहा है, ये है प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है, जिसमें कोई कॉज नोन हो, लाइक कोई बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन प्रेजेंट हो, कोई डिजीज प्रेजेंट हो, उसकी वजह से अगर बीपी बढ़ रहा है तो वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन के केस में एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़रूरी है कि कारण क्या है वो बीपी बढ़ने का, ताकि उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट हो सके, तभी वो बीपी नॉर्मल आएगा। अब जैसे बीपी में अपन ने देखा 120/80 दो रेंज होती है, एक हाई वाली एंड एक लो वाली। हाई वाली रेंज को बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड लो वाली रेंज होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है उसमें जनरली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है, डायस्टोलिक अपनी नॉर्मल लिमिट्स में ही रहता है। एंड अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है देन यू कैन थिंक कि यू हैव प्राइमरी हाइपरटेंशन। लेकिन अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, पेशेंट का बार बार बीपी बढ़ता है और डायस्टोलिक बीपी ही बढ़ता है उसका, देन देयर इज श्योरली सम पैथोलॉजिकल कंस्टिट्यूशन प्रेजेंट इन द बॉडी। तो उसके लिए आपको सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशंस पे जाना पड़ेगा।
अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन कि क्या क्या डिसीज या पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है जिनकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है। उसमें फर्स्ट कॉज आता है किडनी डिसीज। लाइक कोई भी किडनी डिसीज हो, रीनल कैल्कुलाई, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। न्यूरोपैथी इज related to nervous system and nephropathy is related to kidney। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज और कोई भी रीनल डिसऑर्डर अगर ये बॉडी में प्रेजेंट है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका। नेक्स्ट आता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर जो हार्मोन रिलेटेड होते हैं। अगर बॉडी में एल्डोस्टेरोन, थायराइड, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन या कोई हार्मोन बढ़ रहा है किसी डिजीज की वजह से तो वो भी हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। इसके बाद आता है मेडिकेशन। बट मेडिकेशन की वजह से जो हाइपरटेंशन होता है वो जनरली प्राइमरी हाइपरटेंशन में कंसिडर होता है। कुछ मेडिसिन लाइक कफ एंड कोल्ड मेडिसिन, ओसीपीज या पेन किलर्स हो गए, ये सारे बीपी को कुछ लेवल तक इंक्रीज करते हैं। एंड सम ड्रग्स लाइक मॉर्फिन, कोकेन, ये भी बीपी बढ़ाते हैं। ये प्राइमरी हाइपरटेंशन में कंसिडर होगा क्योंकि इसमें कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं हो रहे हैं। देन सम अदर कंडीशन लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, प्रेगनेंसी, ये कुछ कंडीशंस है। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, अगर कोई हार्ट डिजीज है तो भी बीपी बढ़ेगा ही एंड वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में इंक्लूड होगा। सो अगर आप में हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के सिम्टम्स प्रेजेंट है तो सबसे पहले आप अपना बीपी मेजर करवाएं। कुछ कुछ गैप से 2-3 बार मेजर करवाएं एंड देन उसके बाद फाइंड आउट करिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई है या डायस्टोलिक। डायस्टोलिक हाई होता है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर कि आपको क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाने चाहिए जिससे आपका डिजीज रूल आउट हो सके। और अगर सिस्टोलिक हाई है तो उसमें भी ट्रीटमेंट है। यू कैन ट्राई होम्योपैथी फॉर योर हाइपरटेंशन और अदर डिजीज विच कैन लीड टू इंक्रीज इन सेकेंडरी हाइपरटेंशन।